हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास, फिजिक्स, जिसमें हमने पीछे कुछ टॉपिक कर लिए थे, जैसे कि कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, गति वाला भी कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तरंग वाला, तरंग, या जिसको हम बोल सकते हैं वेव। तो तरंग वाला पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम तरंग से रिलेटेड जो दो टॉपिक है, ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग वगैरह जो भी है, वो दोनों टॉपिक अपन पढ़ेंगे। पहले अपन आज तरंग वाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों ये होता है कि जब भी कोई एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो वो जो उस एनर्जी के माध्यम में जो कण होते हैं वो अपनी जगह से विचलित हो जाते हैं, वो वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन में आप खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको पीछे वाले ने धक्का लगाया, आप आगे वाले को धक्का लगाएंगे, क्योंकि आपके हाथ उसी पे जाके दिखेंगे, तो उसको भी आगे धक्का लगेगा, इसको आगे लगेगा। इसको धक्का लगने के बाद ये वापस पीछे आके खड़ा होगा। नॉर्मल सी बात, आप भी बराबर पुरानी अवस्था में वैसे ही खड़े हो जाओगे, ये भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे, सब लोग वापस उसी अवस्था में आओगे। यही बात है कि इसने एनर्जी जो है ट्रांसफर की, आगे इसको धक्का लगाया, इसने आगे ट्रांसफर की, ये वापस पुरानी अवस्था में भी आ जाते हैं। एनर्जी आगे धक्का लगाने के बाद वापस पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। तो यानी कि कोई भी एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो उसके माध्यम के कण अपनी जगह से विचलित हो जाते हैं, वे पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। ये था तरंग का एक डेफिनेशन, जिसको मैं डिफाइन करके मैंने आपको बताया है, लेकिन बुक्स वगैरह में आपको ये भी मिलता है तरंग की डेफिनेशन। तरंग एक विक्षोभ है, तरंग एक विक्षोभ है जो जिसकी वजह से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तरंग एक विक्षोभ है जिसकी वजह से ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जिसकी वजह से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तरंग एक विक्षोभ है जिसकी वजह से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ये आपको बुक में डेफिनेशन मिलेगी और समझाने के तरीके से मैंने आपको पहले बता दी। आगे चलते हैं, देखते हैं तरंग के बारे में। तरंग दोस्तों, तरंग जो है दो प्रकार की होती है, यानी कि यांत्रिक तरंग, या जिसको अपन बोल सकते हैं मैकेनिकल वेव, या अयांत्रिक तरंग, जिसको अपन बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग के बारे में, जो जिसका होता है मैकेनिकल वेव। सबसे पहले बात करें यांत्रिक तरंग। अगर यांत्रिक तरंग की बात करें तो दोस्तों डेफिनेशन इसकी इस प्रकार होगी कि ऐसी तरंग जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनमें ऊर्जा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, यानी यांत्रिक तरंग। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको ये पता भी होगी, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, नई सिरे से पढ़ दीजिए। यांत्रिक तरंग ऐसी तरंग
जिसमें ऊर्जा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसी तरंगें जिनमें ऊर्जा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको यांत्रिक तरंग बोलते हैं दोस्तों। तो इसका अगर एक एग्जाम्पल देखें तो अपन बोल सकते हैं ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर आप दो लोग खड़े हो, अगर दोनों के बीच में माध्यम है यानी हवा है, तो आप कुछ भी बोलोगे एक दूसरे को सुनाई देगा। अगर हवा नहीं हो, बीच में निर्वात हो, निर्वात का मतलब वहां पे कोई हवा वगैरह नहीं है, तो आप लोग दोनों कुछ भी बोले एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा। आपको बोला जाता है कि ध्वनि तरंग सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो आप क्या बोलते हो? इसका एक क्रम होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो आपको पता है सबसे ज्यादा ध्वनि तरंगें जो है ठोस में चलती हैं, फिर द्रव में, फिर गैस में। क्यों? क्योंकि जो ठोस में है वो माध्यम अच्छा होता है, उसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं, और जो द्रव है उसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, और गैस में है उसमें तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो इसलिए ठोस में माध्यम के कण पास पास होते हैं, तो माध्यम इसमें अच्छा होता है, तो ठोस में तरंगें ज्यादा चलती है। गैस में बहुत दूर दूर होते हैं कण, तो माध्यम इतना अच्छा नहीं होता, तो कण जो गैस में ध्वनि तरंगें हैं वो बहुत कम चलेगी। तो यह होती है यांत्रिक तरंग जो है उसकी परिभाषा। आगे चलते हैं अयांत्रिक तरंग की। अयांत्रिक तरंग डेफिनेशन में बस थोड़ा सा चेंज है दोस्तों इसमें। कि अयांत्रिक तरंग की डेफिनेशन है ऐसी तरंग जिसमें ऊर्जा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये याद रखना दोस्तों, बस इस डेफिनेशन में इतना ही फर्क आता है कि उसमें तो माध्यम की आवश्यकता होती है और अयांत्रिक तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, मैं एग्जाम्पल इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। प्रकाश ऊर्जा दोस्तों, प्रकाश जो है हजारों लाखों किलोमीटर दूर से आता है, तो क्या उसको वहां पे माध्यम मिलता है? क्योंकि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में तो कोई माध्यम है ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रकाश आ रहा है, मतलब कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, इसलिए प्रकाश पृथ्वी तक हम तक पहुंच पाता है। ये थी इन दोनों की डेफिनेशन, जो इसके दो प्रकार थे। आगे चलते हैं दोस्तों। जो तरंग वाला टॉपिक है उसमें ये चीजें तो थी नॉर्मल। आगे जो मेन चीजें बचती है जिनसे अपने न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं और जिनके बारे में ज्यादा पूछा जा सकता है, वो है इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में एक नंबर पे आता है आयाम। आयाम तो अगर दोस्तों आयाम की बात की जाए, आयाम, और जिसको चलो आयाम सीधे ले लेते हैं दोस्तों। आगे चलें। मान लीजिए ये एक तरंग है, ये एक तरंग है, तो अब पूछा जाए कि आयाम के बारे में, तो जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है, शुरुआती बिंदु यहां पर था, तो इसको यहां से लो चाहे यहां से लो, लेकिन अपन ने इसकी क्या डेफिनेशन है,
इसकी डेफिनेशन है कि शुरुआती बिंदु से अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम विस्थापन भी बोल सकते हैं, कि जो शुरुआती बिंदु है यानी कि शुरुआत यहां से हुई, इससे अधिकतम विस्थापन। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को सही बना देता हूं। ये लीजिए, अब इसमें अधिकतम विस्थापन कहां तक हो रहा है, यहाँ पे सबसे जो ऊपर लास्ट तक होता है उसमें वो सबसे अधिक विस्थापन, सबसे अधिक ऊंचाई मान लीजिए इसको यहां से देखें तो दोस्तों ये भी शुरुआती बिंदु था, अगर इसके बराबर में इसको यहां से लें तो ये मतलब समझने के लिए, देना तो हमें यहीं से होता है लेकिन समझने के लिए, तो यहाँ पर ये सबसे अधिक ऊंचाई है, तो ये जो सबसे अधिक ऊंचाई है यही होगी इसका आयाम। आयाम क्या है, सबसे अधिक या शुरुआती बिंदु से अधिकतम विस्थापन। बात आती है विस्थापन की, तो विस्थापन का क्या मात्रक होता है, यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो आयाम की भी क्या होगी, आयाम की जो यूनिट होगी मीटर। हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं दूसरी विशेषता की ओर। दूसरी है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को अपन डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसकी जो परिभाषा पहले बताऊं तो इसकी होगी तरंग की लंबाई। एक तरंग की जो लंबाई है उसी को तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। समझाने की अगर बात आती है दोस्तों, यह है तरंग। सबसे पहले बता दो दोस्तों कि आपको यह पता होना चाहिए ये कितनी तरंगे हैं, कितनी तरंग है, तो मैं बताऊं कि ये 2 तरंग है, क्योंकि एक सर्कल जो हो जाए पूरा तो उसको बोलेंगे ये 1 तरंग है, अगर हो जाए 2 सर्कल पूरे इसको बोलेंगे 2 तरंग है। अगर जैसे ये एक सर्कल है, इसको मैंने एक को आधा यहाँ पे रख दिया आधा यहाँ पे रख दिया, तो ये सर्कल को अगर जोड़ेंगे तो एक ही होगा ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये चीज दे रखी है आधा ऊपर आधा नीचे, यानी कि जहां पे एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है वो हो जाएगी एक तरंग। तरंग दे दे यानी तरंग की लंबाई, तो यहां से लेकर ये कितनी लंबाई है ये होगी इसकी तरंग दैर्ध्य। दूसरा इसकी विशेषता होगी कंप्लीट। आगे चले, एक तरंग की लंबाई होती है तरंग दैर्ध्य, तो इस एक ही तरंग की ये होगी। आगे दूसरी तरंग स्टार्ट हो जाती है इसमें। तीसरी विशेषता की ओर चले तो तीसरी विशेषता बताया जाता है आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि जिसको F से डिनोट करते हैं, इसकी परिभाषा बुक्स में हमें मिलती है या समझाने के तौर पर आप देख लीजिए कि प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी कि आवृत्ति का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फिर आवृत्ति बराबर कंपन बटा समय, कि प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या बटा समय। तो दोस्तों ये था इसका फॉर्मूला। तो आपको पता है कंपन को मापते हैं कंपन बटा सेकंड, आवृत्ति होगी तो आवृत्ति हो जाएगी हर्ट्ज में, हर्ट्ज, या फिर इसको अपन हिंदी में लिखे तो हर्ट्ज। आगे चले दोस्तों, अगर इसमें ये तो हो जाती है इसकी 3 नॉर्मल विशेषताएं। आगे बात आती है जहां पे आपके न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। इसकी जो चौथी विशेषता है वो होती है आवर्तकाल यानी कि टी यानी समय। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या,
एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकंड में कंपनों की संख्या। उस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में दिन रात का अंतर है दोस्तों। मैंने उसमें बताया था कि प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, जब प्रति सेकंड आ जाता है ना दोस्तों, तो जो सेकंड है, ये समय है, वो नीचे आता है। लेकिन इसमें मैंने बोला एक सेकंड में कंपनों की संख्या, यानी कि 1/, आवर्ती, यानी अपन इसको ये भी बोल सकते हैं प्रति सेकंड आवर्ती या एक सेकंड की आवर्ती। डेफिनेशन बनाना दोस्तों अपने हाथ में ही होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला दिया होता है कि आवर्तकाल T बराबर 1/f, यानी आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आवर्ती का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो आवर्तकाल होता है या T होता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, यानी कि आवर्तकाल अगर समय बढ़ेगा तो आवर्ती घटेगी, आवर्तकाल कम होगा तो आवर्ती बढ़ेगी। तो ये था दोस्तों इसका फॉर्मूला, जिसको आप डिनोट करते हैं 1/f से। आगे चलिए, आपको बोल दिया जाए कि आपको चाल निकालनी है, आपको दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो इसके अंदर दोस्तों दूरी और समय आपको ऐसे तो दिया आएगा नहीं, या तो आपका दिया हुआ आएगा लैम्डा दे दिया जाएगा, और यानी तरंग दे दिए, तरंग दे दे, और एफ यानी आवर्ती दे दी जाएगी। दोस्तों आपको बोला जाए कि इसकी चाल निकालो, तो आप लोग चाल कैसे निकालोगे? तो बताओ दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय। मैंने बताया था दोस्तों कि एक तरंग की लंबाई, अब एक तरंग इतनी लंबी है, यहां से चलकर यहां तक पहुंची, तो ये इसकी दूरी होगी ना, कि यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी, वही तरंग दैर्ध्य होगी और वही दूरी होगी, यानी कि दूरी को डिनोट करेंगे लैम्डा से। बात करें चाल की, चाल इनटू समय, समय यानी आवर्तकाल। मैंने बताया था कि T बराबर क्या होता है, 1/f होता है, यहां पे लिखेंगे 1/f। अब दोस्तों ये f इधर जाएगा तो लैम्डा से गुणा हो जाएगा, तो चाल बराबर, और चाल को 1 से गुणा करेंगे 4 रहेगा, लैम्डा इंटू f, यानी चाल बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवर्ती। ये हो जाएगी इसका चाल याद करने का सूत्र। इस सूत्र को याद रखना दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको जो अयांत्रिक तरंग बताई थी मैंने, उसमें जो प्रकाश जिसका एग्जांपल लिया था उसके बारे में बता दूं कि प्रकाश जो है एक ऐसी, जैसे अयांत्रिक तरंग की बात करें तो जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती दोस्तों? क्योंकि ऊर्जा है, प्रकाश है, वो तो आपका प्रकाश में फोटोन होते हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें खुद के फोटोन होते हैं। फोटोन क्या होते हैं? द्रव्यमान रहित प्रोटॉन, प्रोटॉन, इसलिए इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और इनको फोटोन जो है, इनके बारे में जो प्लांक ने है एक नियम दिया था या एक सूत्र दिया था प्लांक, कि इनकी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E बराबर H इंटू F। जो H इनका था वो प्लांक नियतांक जिसको बोलते हैं, प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू थी दोस्तों 606 इंटू 10⁻⁻34 26 जूल सेकंड। ये जो थी दोस्तों प्लांक नियतांक की वैल्यू थी। प्लांक नियतांक है H।
तो ये था दोस्तों आज का तरंग वाला टॉपिक। लेने को दोस्तों इस टॉपिक में, एक टॉपिक में 2 क्लासें ले लो, चाहे 2 घंटे लगा दो, बट क्या दोस्तों जो चीज़ मेन है जो पूछी जानी है वो बता देनी है, वही एग्जाम में पूछी जाएगी। अब बार बार इससे लेक्चर का टाइम बढ़ाने से या फिर इसको 2 लेक्चर में करवाने से कोई फायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके पास भी क्या पता कितना टाइम हो, एग्जाम कब डिक्लेयर हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आज का आपका तरंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे हम जो शुरू करेंगे या तो प्रकाश वाला करेंगे या तरंग वाला। धन्यवाद दोस्तों।